Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to रमा लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो एज यू ऑल नो दैट कि हम सीटेड साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु एवं अधातु। आज की क्लास में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर के थ्योरी पोर्शन को कवर करेंगे और साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैप्टर से बने हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम अपने डेली लाइफ में जो भी आर्टिकल्स देखते हैं या यूज करते हैं, कोई भी अगर हम पार्टिकुलर एग्जांपल ले ले तो गोल्ड का एग्जांपल ले ले। जो भी हम गोल्ड रिंग पहनते हैं तो वो गोल्ड की बनी है, राइट। पेंसिल का एग्जांपल ले ले तो वो वुड की बनी है। प्लास्टिक का एग्जांपल ले ले, आयरन का एग्जांपल ले ले, रेस्पिरेशन का एग्जांपल ले ले, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल करते हैं। तो गैसेस का एग्जाम्पल हम ले ले, अगर वराइटी ऑफ मटेरियल्स हम यूज करते हैं, राइट। सो जो वराइटी ऑफ मटेरियल्स है जिसको हम यूज करते हैं, तो ये जो मटेरियल हैं इनको क्लासिफाई किया गया है कितने कैटेगरीज में, तो मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, और थर्ड कैटेगरी जो है वो मेटालाइट्स की होती है, राइट। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालाइट्स। मेटालाइट्स की बात करें तो जो मेटालाइट्स होता है वो ना तो आपका कंप्लीटली मेटल्स का बना होता है और ना ही आपका कंप्लीटली नॉन मेटल्स का बना होता है। उनकी जो प्रॉपर्टी होती है मेटालाइट्स की, ये मिली जुली होती है, ओके। ना तो कंप्लीटली मेटल्स की बनी होती है, ना ही कंप्लीटली नॉन मेटल्स की। चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम पूरा डिटेल में इसको। देखिए यहाँ पे दे रखा है, यू कैन आइडेंटिफाई विच सब्सटेंस इज मेटल और नॉन मेटल बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। आप किसी भी मेटल को और नॉन मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे? बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से। मतलब धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। चलिए आगे पढ़ेंगे। आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले दे रखा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल मीन्स की जो भी हाइट हो गया, कलर हो गया, आउटर अपीयरेंस के बारे में एक्सप्लेन करना, ये आपके फिजिकल में आता है कि मेटल्स जो है, ये नॉन मेटल्स जो है, ये दिखते कैसे हैं, ओके। चलिए इसको देखते हैं। Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, a shovel, an axe? मतलब क्या आपने लोहार जो होते हैं उनको लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से जो भी निर्मित वस्तु हैं, जैसे फावड़ा हो गया, बेलचा हो गया, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? Do you find a change in the shape of these articles? You saw that the shape of iron nail and the aluminum wire changed on beating। मतलब कि आप सभी ने देखा होगा कि अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा कि आपने देखा होगा कि जो लोहे की किल होती है, अल्युमिनियम के तार होते हैं, तो उनके पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो गया, राइट। इफ दे वे आर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज्ड इनटू सीड्स। यानी कि अगर आप उसको हार्डर बीट करो तो वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। यू माइट बी फैमिलियर विथ सिल्वर फॉयल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। मतलब कि आप सभी इससे फैमिलियर होंगे, जैसे कि मिठाई जो होती है, तो मिठाई को सजाने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि उनको सजाने के लिए चांदी के वर्क का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो ये जो चांदी का वर्क होता है ना, ये ऐसे ही उसको पीट पीट करके, सिल्वर को पीट करके उसका एक सीट, उसको सीट में कन्वर्ट किया जाता है, ओके। यहाँ पे देखिए दे रखा, यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द अल्युमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। यानी कि आप अल्युमिनियम फॉयल आता है जिसको हम वर्क क्या बोलते हैं उसको, अल्युमिनियम फॉयल, जैसे कि जो मम्मी लोग खाना जो है वो रैप्ड करके देती थी, जैसे पराठा वगैरह रखने के लिए अल्युमिनियम का फॉयल का यूज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा अल्युमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। यानी कि जो भी आप एल्युमिनियम की पन्नी बोल लीजिए, पडिका बोल लीजिए, जिसके द्वारा जो खाद्य सामग्री, जो भी भोजन है, तो उसको लपेटने के लिए उपयोग किया जाता था, राइट। आज भी किया जाता है, पराठे वगैरह एल्युमिनियम की फॉयल में हम रखते हैं, राइट। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स by which they can be beaten into thin sheets is called malleability। यानी कि जो ये प्रॉपर्टी, ये सारी जो प्रॉपर्टी है ना, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है। अल्युमिनियम का फॉयल जो है वो सभी ने यूज़ किया होगा, राइट। जो वर्क है मिठाई के ऊपर, तो ये सब मेटल्स की प्रॉपर्टी है। इसे आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मेटल का ब्लॉक है, ओके। मान लीजिए मेरे पास एक मेटल का ब्लॉक है। अब आप करेंगे इस पर इस तरीके का आप फोर्स लगाएंगे, इस तरीके का आप जब फोर्स लगाएंगे, जिसको हम कॉम्प्रेसिव कहते हैं, यानी दबाव कहते हैं, तो आप इस तरह का जब फोर्स लगा करके इसको चपटा करेंगे,
ओके आप इसको चपटा करेंगे। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज मेलिएबिलिटी। ओके दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। देखिए मेलिएबिलिटी जिसको हम हिंदी में कहते हैं आघातवर्धनीयता। ओके इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो भी धातु है, धातु का जो गुण है, मेटल का जो गुण है, जिसके कारण आप उनको पीट कर उन्हें शीट में कन्वर्ट कर दिए, वही कहलाता है आपका मेलिएबिलिटी। ओके ये जो मेलिएबिलिटी होता है दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ओके ये आपके धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण होता है। ओके जैसे कि आपने देखा हो कि जो कोयला हो गया, पेंसिल लेड हो गया, तो वो पदार्थ उस पदार्थ को आप पीट करके ऐसे पतले शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप उसको पीटेंगे तो वो तुरंत टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। बट ये जो होते हैं ना, ये टूटते नहीं है, इनको आप पीट करके एकदम पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, जो हमारे मेटल के बने होते हैं। ओके सो देखिए उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा दे रखा वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ अल्मोनियम एंड कॉपर वायर्स, हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल। आप कोल का वायर कभी नहीं देखे होंगे, राइट, क्योंकि कभी भी हम नॉन मेटल्स को यूज नहीं करते वायर के लिए, राइट। सो देखिए यहाँ पे डक्टिलिटी की बात करी जा रही है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, यानी कि जिसको हम हिंदी में डक्टिलिटी को कहते हैं तन्यता। ओके तो जिस भी धातु को, जिस भी मेटल का वह गुण जिस मेटल को आप खींच कर उनको तारों में परिवर्तित कर देंगे, वही आपकी तन्यता यानी कि डक्टिलिटी कहलाती है, यानी कि वायर्स में कन्वर्ट कर दिया आपने। फॉर एग्जांपल बिजली के तार को ले लीजिए। अगर हम गोल्ड का एग्जांपल ले तो अगर आप 2.4 किलोमीटर लंबा अगर आपके पास वायर बनाना है, ओके, तो आप गोल्ड को खींचकर, जरा सा गोल्ड आप लेंगे, जरा सा, और उसको खींचकर आप 2.4 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, राइट। जो बल्ब में फिलामेंट लगी होती है, जो टंगस्टन मेटल होता है, राइट। तो ये सब आपके डक्टिलिटी का उदाहरण है। डक्टिलिटी में आप देखेंगे कि आप किसी भी मेटल को खींच करके उनको थिन वायर में, यानी कि वायर में कन्वर्ट कर दिया आपने, तो वो तन्यता कहलाती है। ओके सो आप किसी भी मेटल को आप थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके इस केस में आपके पास मेटल है, आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स, तो हम इसको कहते हैं टेंसाइल फोर्स, मतलब खिंचाव वाली फोर्स लगाएंगे, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा पतले तार में। तो उसको, इस मेथड को हम कहते हैं डक्टिलिटी। ओके चलिए आगे समझेंगे। आगे हमारा दे रखा सोनरस यानी कि ध्वनिक। ओके हिंदी में हम इसे ध्वनिक कहते हैं। तो सोनरिटी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने स्कूल की घंटी देखी होगी, तो जो बेल होता है स्कूल का, मेटल का बना होता है, ब्रोंज की बनी होती है, तो दे आर सोनरस। ओके टन टन की आवाज़ आती है उसमें। ओके ब्रोंज एलॉय की बनी होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखा, सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनरस, द मटेरियल अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनरस, यानी कि कोई भी मेटल जो धातु है वो गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं, इसलिए वो ध्वनिक यानी कि सोनरस कहलाती हैं। और जो मेटल है हमारे, तो मेटल के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनि प्रोड्यूस नहीं करते, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ओके ध्वनिक नहीं होते। सो देखिए आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्चरस, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ मेटल्स जो होते हैं, कुछ मटेरियल्स जो होते हैं, पदार्थ जो होते हैं, वो कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्ध होते हैं, तन्य होते हैं, ध्वनिक होते हैं और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आगे दे रखा, द मटेरियल विच जनरली पॉसेस दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स, यानी कि इन सभी प्रॉपर्टी वाले मटेरियल को, पदार्थ जिनमें सामान्यतः ये गुण होते हैं, वही आपके मेटल कहलाते हैं, यानी कि धातु कहलाते हैं। ये आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है। कोई भी जो पदार्थ कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्ध होते हैं, तन्य होते हैं, ध्वनिक होते हैं और ऊष्मा तथा विद्युत के यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वे आपके मेटल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे आगे दे रखा, द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, अल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एसेट्रा। आयरन, कॉपर, अल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एसेट्रा, यानी कि ये सब आपके उदाहरण हैं धातु के। किसके, तो मेटल के। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल यानी कि अधातु की। तो आगे दे रखा, देखिए इन कॉन्ट्रैक्ट्स मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। यहाँ पे आगे दे रखा
कि इसके विपरीत जो कोयले होते हैं और सल्फर होते हैं तो ये पदार्थ आपके नरम होते हैं, दिखने में मलिन होते हैं। ओके, दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास ऑन टैपिंग विथ ए हैमर। अगर आप मेटल्स पे हैमर से मारोगे तो वो पतली शीट्स दे देगा, वायर दे देगा। ओके, बट अगर आप नॉन मेटल्स पे हैमर का प्रयोग करोगे यानी हथौड़ों से मारोगे तो वो तुरंत टूट जाएगा, पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर टूट जाएगा तुरंत। ओके, दे आर नॉट सोनरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वो ध्वनि भी प्रोड्यूस नहीं करते। ओके, यहाँ पे देखिए दे रखा कि वे ध्वनिक नहीं होते और उष्मा तथा विद्युत के कुचालक हैं, यानी कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते। उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम नॉन मेटल कहते हैं, यानी कि अधातु कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे उदाहरण दे रखा, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। देखिए ये चीज़ आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बार बार सीटेड में पूछा गया है। अल्मुनियम फॉयल से क्वेश्चन बना है, अल्मुनियम से क्वेश्चन बना है और यहाँ से आपका क्वेश्चन बार बार बना है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ और उनके जो उदाहरण है कि कौन कौन से आपके मेटल्स में आते हैं और कौन कौन से नॉन मेटल्स में आते हैं, ये आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है। तो कौन कौन से हमारे नॉन मेटल्स में आते हैं, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। चलिए आगे समझेंगे। देखिए आपके एनसीईआरटी में एक्सेप्शन में दे रखा, ये आप लोगों को ध्यान रखना। आप केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होगा ही, राइट। सो यहाँ से आपका क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, दे रखा मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। देखिए जो मेटल्स होते हैं ना, हमने पढ़ा था मेटल्स में कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो आपके मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, राइट। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते, शाइनी होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। और अगर हम कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो वो हमारे मेटल्स होते हैं। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमने देखा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, राइट। तो हमें ये याद रखना है कि मेटल्स में भी जो हमारे सोडियम और पोटेशियम होते हैं वे सॉफ्ट होते हैं, उनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। ओके, और आगे क्या दे रखा, मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। जो मरकरी होता है यानी कि पारा, वो केवल आपको लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेगा एट रूम टेम्परेचर। ओके, जो कमरे के तापमान पर आपको द्रव अवस्था में देखने को मिलेगा। ओके, ये एक्सेप्शन दे रखा, आपको ये अच्छे से याद रखना है। आगे देखिए चलेंगे, आगे पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो हमारा डायमंड है, डायमंड वो नॉन मेटल है लेकिन वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हमने अपने नॉन मेटल में पढ़ा कि उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो सॉफ्ट होती है, राइट, वो आसानी से टूट जाते हैं। बट जो हमारे डायमंड है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये नॉन मेटल है लेकिन ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक एक्सेप्शन और याद रखना है आपको, जो हमारा बिस्मुथ और जो लेड होता है ये आपके गुड कंडक्टर नहीं है लेकिन ये मेटल है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि बिस्मुथ एंड लेड आर नॉट गुड कंडक्टर बट दे आर मेटल। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है एक्सेप्शन में। चलिए आगे देखेंगे, समझेंगे। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु एवं अधातु के रासायनिक गुण के बारे में। तो पहला हमारा दे रखा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। देखिए अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन की बात करें तो डेफिनेटली हमारे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और इनकी जो रिएक्शन होती है वो ऑक्सीजन के साथ, इसमें एक कॉमन चीज़ होती है। क्या होता है, तो ऑक्सीजन के साथ जब मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन होती है तो एक कॉमन चीज़ ये होती है कि उनमें ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। देखिए अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं मेटलिक ऑक्साइड, और अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तब वो बनाते हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड। ओके, अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है इन ऑक्साइड के नेचर पे। ओके, अगर हम मेटलिक ऑक्साइड की बात करें तो वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ओके, मेटलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, और अगर हम नॉन मेटलिक ऑक्साइड की बात करें तो वो हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। ओके, सो देखिए आपके पास जो भी सब्सटेंस है वो तीन ही नेचर के हो सकते हैं, एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल। ओके, सो जब भी आप सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो तो हम उसे बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। ओके, जिस रिएक्शन में आपको एनर्जी रिलीज होगी या फिर हीट या लाइट एनर्जी रिलीज होती है। ओके,
एनर्जी जो रिलीज होती है हीट या लाइट के फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं कि जो कम्बशन रिएक्शन है। ओके, सो देखिए फॉर एग्जांपल आप पेट्रोल का ले लें, डीजल का ले लें, वुड जो पहले के ज़माने में खाना बनता था, फ्यूल्स हैं ये सब, राइट। तो सपोज आप ऑटोमोबाइल में आपने पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल बेसिकली इंजन में जाएगा, वहाँ उसका कम्बशन होगा, कम्बशन से एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी को हम यूज करते हैं अपने गाड़ी को चलाने के लिए, राइट। अब हमें ये कैसे पता चला कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है? उसके लिए हम प्रयोग करते हैं लिटमस पेपर का, राइट। हमने अपने एसिड बेस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, रेड लिटमस के ऊपर अगर हमने मेटल ऑक्साइड डाला हुआ है तो जैसे ही मेटल ऑक्साइड रेड लिटमस पर पड़ा वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू लिटमस में। ओके, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर सराउंडली आप कहें तो बेसिक जो कंडीशन होता है ना, तो बेसिक कंडीशन में रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको बेसिक कंडीशन देखने को मिलेगा मेटल ऑक्साइड में, तो रेड लिटमस पेपर पर जब भी आपका मेटल ऑक्साइड पड़ेगा तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। देखिए यहाँ पे आपका रिएक्शन दे रखा आपके एनसीईआरटी में, अगर आप आयरन का रिएक्शन ऑक्सीजन और वाटर से कराते हो, अगर आप आयरन का रिएक्शन ऑक्सीजन और वाटर से कराते हो तो वो क्रिएट कर देगा FeOH2, राइट, FeOH2, जो कि फॉर्म कर देगा आपका आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3। ओके, क्या बना देगा? आयरन ऑक्साइड। अगर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, आपने फिजिकल और केमिकल चेंज वाला अगर चैप्टर देखा होगा पिछला, तो वहाँ पे हमने ये समझा था एकदम डिटेल में, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो वहाँ आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, राइट। हमने पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम रिबन था हमारा, जो कि बेसिक इन नेचर था, मतलब कि ऐस में जब डिजॉल्व हुआ, बर्न होने के बाद जो ऐस ऑब्टेन्ड हुआ, तो हमने वहाँ पे टेस्ट भी करा, राइट। तो वो सब हमने अपने फिजिकल केमिकल चेंज में पढ़ा था। चलिए आगे रिएक्शन देखेंगे। ये रिएक्शन आप लोगों को ध्यान रखना है, रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे दे रखा, when a copper vessel is exposed to moist air for long it acquires a dull green coating। यहाँ से भी आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मैग्नीशियम रिबन से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए जब कॉपर वेसल जो कि मॉइस्ट एयर में एक्सपोज होता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो वहाँ पे ग्रीन की कोटिंग हो जाती है, राइट। जब कॉपर के बर्तन को आप लंबे समय तक नम वायु में खुला रखते हैं तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। ओके, द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, द फॉलोइंग इज द रिएक्शन। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बार बार बना है। देखिए वो जो हरा पदार्थ होता है ना, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण? तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ये क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे। ओके, ये रिएक्शन आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए रिएक्शन से क्वेश्चन बनता है बार बार, इसलिए रिएक्शन आप लोगों को ध्यान रखना है। कॉपर हाइड्रोक्साइड, ओके, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के मिश्रण से वो हरा पदार्थ जो आपको देखने को मिलेगा वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। ओके, चलिए आगे बढ़े। मैग्नीशियम रिबन वाला कहानी दे रखा, जो हमने फिजिकल केमिकल चेंज में पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया हमने, ऑक्सीजन के साथ उसने अभिक्रिया किया, वहाँ पे जलाया हमने, तो वहाँ पे आपको ऐश फॉर्म होता हुआ यानी राख उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। उस राख को हमने जल में घोल करके उसके बाद से उसका प्रेक्षण किया था, तो ये बेसिक इन नेचर होता है। लाल लिटमस जो होता है वो नीला हो जाता है। ओके, बेसिक कंडीशन में जो रेड लिटमस होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है और एसिडिक कंडीशन में ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये हम कहते हैं कि जो हमारा धात्विक ऑक्साइड है जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ओके, यानी बेसिक इन नेचर होते हैं। मैग्नीशियम की ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। ओके, और हमारे जो धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। सो यही यहाँ पे दे रखा। आगे आपका दे रखा कि द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यानी कि देखिए यहाँ से भी आपके सीटेट के एग्जाम में बार बार इस रिएक्शन से क्वेश्चन देखने को मिला है। देखिए सल्फर और ऑक्सीजन की जब आपने रिएक्शन कराई तो वहाँ पे आपको जो फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया वो था आपका सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। अब उसके बाद से जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को जल में यानी कि जल में विलय करते हैं, ओके, जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को जल से आप रिएक्ट कराते हैं, जल में विलय करते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? वहाँ आपको देखने को मिलेगा सल्फ्यूरस एसिड। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरस एसिड, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सल्फ्यूरस एसिड यानी कि सल्फ्यूरस अम्ल दिखाई देगा आपको। ओके, ये रिएक्शन आप लोगों को ध्यान रखना है। जो आपका सल्फ्यूरस अम्ल होता है यानी कि जो आप लोगों का
सल्फ्यूरस एसिड होता है, ओके, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ओके, नीले लिटमस पेपर को यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। और ऐसा किस कंडीशन में होता है? तो ऐसा आपका एसिडिक कंडीशन में होता है। तो हम कहते हैं कि सामान्यतः जो हमारे अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि ये हमारे नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है, ओके। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, ओके। ये चीज़ आप लोगों को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए आगे हमारा रिएक्शन दे रखा, रिएक्शन विथ वाटर, यानी अब हम कराएंगे जल के साथ अभिक्रिया, ओके। सो चलिए समझेंगे जल के साथ अभिक्रिया। उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सीटेट में बार बार यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। यहाँ पे दे रखा सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, यानी कि जो हमारे सोडियम धातु होते हैं वो बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। इट रिएक्ट्स विग्रोसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, यहाँ से आपका क्वेश्चन बार बना है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करता है, ओके। ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है जो हमारा सोडियम धातु होता है, ओके, सोडियम मेटल जो होता है। A lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene. देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बार बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ये अभिक्रिया में यानी रिएक्शन में बहुत अधिक हीट उत्पन्न करता है, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसलिए इसको हम मिट्टी के तेल में संचित रखते हैं। यानी कि अगर हम इसको मिट्टी के तेल में संचित नहीं रखें तो ये इतना हीट उत्पन्न करता है कि ये आग लगा सकता है, ओके। तो सोडियम धातु जो होता है वो बहुत अभिक्रियाशील होता है और ऑक्सीजन और जल के साथ ये बहुत तेज अभिक्रिया करता है, इसलिए हम इसको वहाँ पे हीट उत्पन्न करता है बहुत अधिक, इसलिए हम इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं, ओके। मिट्टी के तेल में हम इसको संचित करके यानी स्टोर करके रखते हैं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है सोडियम से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दे रखा, यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर, सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। फॉर एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे दे रखा कि जो आपने देखा हुआ कि सोडियम जो है वो जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करते हैं और कुछ अन्य धातु जो हैं वो ऐसा नहीं करते। उदाहरण के लिए दे रखा, आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली, यानी कि जो आपके आयरन होते हैं, तो आयरन उदाहरण के लिए दे रखा कि आयरन जो है वो जल से धीमा अभिक्रिया करते हैं, यानी कि धीमा रिएक्शन करते हैं। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर थ्रू दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि सामान्यतः जो अधातु यानी कि नॉन मेटल जो होते हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय होते हैं, ओके। या वायु में आप मतलब एयर में आप कह सकते हैं, हवा में आप कह सकते हैं कि वो बहुत सक्रिय हो सकते हैं, ओके। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए हम इस प्रकार के जो अधातु होते हैं यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उसको हम जल में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से? तो फॉर एग्जाम्पल है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बार बार बना है। सोडियम और फॉस्फोरस आप लोगों को ध्यान रखना है। जो हमारा सोडियम धातु था उसको हम किस में रखते थे? तो केरोसिन के तेल में, राइट। अब हम बात कर रहे हैं फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस जो है ये हमारा एक बहुत सक्रिय अधातु है, और सोडियम जो था हमारा मेटल था, सोडियम मेटल था जो कि बहुत अभिक्रियाशील होता है, और ये हमारा फॉस्फोरस जो है ये नॉन मेटल है और बहुत ही सक्रिय नॉन मेटल है। इसको हम क्या करते हैं, देखिए, इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर, यानी कि आप जब इसको वायु में यानी हवा में खुला रखते हैं तो ये आग पकड़ लेता है, इतना तेज होता है। तो ये फास्फोरस जो है, टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फास्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, यानी कि फास्फोरस से वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है उसका संपर्क ना हो, इसलिए हम उसे जल में रखते हैं। यानी कि फास्फोरस को हम किस में रखते हैं? तो वाटर में, और सोडियम को हम रखते हैं केरोसिन के तेल में, ओके। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फास्फोरस हमारा वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे हम समझेंगे। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो। यहाँ पे आप लोगों को इतना याद रखना है कि जो मेटल होते हैं वो रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ और प्रोड्यूस कर देते हैं मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ओके। और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो फर्दर फॉर्म कर देते हैं मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। तो हम जनरली कहते हैं कि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, नॉन मेटल हमारे एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए हम उसको वाटर में कैप्ट करके वाटर में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने फॉस्फोरस का देखा जो कि
कि वेरी रिएक्टिव होता है और हीट प्रोड्यूस कर देता है तो एयर के प्रेजेंस में, राइट। तो इसलिए हम उसको वाटर में कैप्ट करके रखते हैं, वाटर में रखते हैं। ओके, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। हम एसिड और बेस दोनों के साथ का रिएक्शन समझेंगे। हमारा जो मेटल और नॉन मेटल है वो एसिड और बेस के साथ कैसा बिहेव करता है ये समझेंगे। सो जनरली अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल हमारे रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और फॉर्म कर देते हैं सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस। ओके, क्या फॉर्म कर देते हैं? तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर देते हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि बॉन्ड होता है, पॉप साउंड सुनाई देता है वहाँ पे। ओके, जब भी हाइड्रोजन गैस की बात की जाए तो वहाँ पे पॉप साउंड, देखिए जब भी पॉप साउंड की बात करी जाए तो हाइड्रोजन गैस की बात करी जा रही है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बना है कि जब आप देखिए अधातु जो हैं वो सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। ओके, जो हमारे अधातु हैं यानी कि नॉन मेटल्स हैं वो सामान्यतः एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करते, परंतु जो हमारे मेटल्स हैं वो एसिड से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलता है। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आपने देखिए आपके एनसीईआरटी में आगे एक्सेप्शन भी दे रखा, उसको हम समझेंगे। देखिए ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ ही रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ कम करते हैं बट कर जाते हैं। ओके, तो अम्ल के साथ यानी एसिड के साथ रिएक्शन करने पर वो क्या करते हैं, वहाँ पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस वहाँ पे फॉर्म होता है जो कि रंगहीन और गंधहीन होता है। ओके, पॉप ध्वनि के साथ उत्पन्न होता है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, देखिए आगे दे रखा, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating but it reacts with sulfuric acid। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि आपका मतलब दे रखा था क्वेश्चन में कि x, हमारा x ऐसे करके दे रखा था कि x है जो रिएक्ट नहीं करता है डाइल्यूट HCl यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ गर्म करने के बाद भी, लेकिन वो रिएक्ट कर जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। गर्म सल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हैं या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब गर्म सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी वो स्पेशली कहें तो रिएक्ट कर जाता है। ओके, सो एक्स हमारा क्या है, तो वो हमारा कॉपर है। ऐसे क्वेश्चन आपका बना है तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, परंतु सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया कर लेता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, सो हमने समझा कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं और फॉर्म कर देते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, जो कि बॉर्न होता है पॉप साउंड के ध्वनि में, राइट। लेकिन एक्सेप्शंस में आपको गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम देखने को मिलेगा। ओके, ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना। और जनरली हम कहें तो सामान्यतः अगर हम कहें तो जो नॉन मेटल्स होता है वो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट नहीं होता। देखिए यहाँ पे बेस में दे रखा, मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेसिस और कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल होता है बेस के साथ और धातु का रिएक्शन दे रखा, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ बस आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है। देखिए जो हमने अपने फिजिकल केमिकल चेंज में जो रिएक्शन समझा था कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था और जिंक। ओके, तो जब यहाँ पे क्या हुआ कि जिंक जो है वो यहाँ कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद कॉपर को अलग करके अपने आ जाएगा, वहाँ पे जिंक सल्फेट बना देगा और कलरलेस, और यहाँ पे कॉपर जो है ये अलग हो जाएगा। ओके, सो ये हमने समझा था अपने फिजिकल केमिकल चेंज में, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए जब एक मेटल डिस्प्लेस कर देता है दूसरे मेटल को फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन। ओके, तो इफ मेटल विच रिएक्ट विथ सोल्यूशन इज मोर रिएक्टिव, यानी जो हमारा सोल्यूशन में पड़ा मेटल है उससे ज़्यादा रिएक्टिव अगर हमारा ये मेटल है तो ये क्या करेगा, इस मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। हमें यहाँ पे चेक करना होता है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो सोल्यूशन में पड़े मेटल को डिस्प्लेस कर देगा यानी हटा देगा। ओके, ये तो इसी को हम विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है, देखिए जो कि रिएक्टिविटी सीरीज, ये आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है। ये मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को सेंड कर दूंगी। ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बना है। देखिए सबसे लीस्ट रिएक्टिव की बात करें तो हमारा प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, देखिए प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, हाइड्रोजन, लेड, टीन, आयरन ऐसे करके जाता है। तो सबसे लीस्ट है प्लेटिनम, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद कॉपर, हाइड्रोजन, लेड,
टीन, आयरन, जिंक, कार्बन, अल्मोनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो मोस्ट रिएक्टिव की बात करें तो आपका पोटेशियम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि अगर यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव की बात करें तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, उसके बाद कार्बन आएगा, उसके बाद जिंक, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव आपका आएगा सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, जो कि लीस्ट रिएक्टिव है। इसलिए हम कहते हैं कि वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जो आपके यहाँ पे देखिए दे रखा सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ओके, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ये आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है। अगर आप लोगों को ये याद रहेगा तो आप क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व कर लोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। ओके, देखिए इसको अगर आपको एकदम और इजी वे में याद रखना है, बहुत सारे लोग इसको इस मैनर से याद रखते हैं। ये देखिए, आपको अगर इसको रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, प्लीज पोटेशियम, स्टॉप सोडियम, calling, C for calcium, me, M for magnesium, A for aluminium और C careless, यहाँ पे C for carbon, Z for zinc। ओके, instead try learning, देखिए instead, I for iron, try, T for tin, L for lead, how copper shapes gold, यानी H for hydrogen, C कॉपर यहीं पे हो जाएगा आपका, shapes यानी S for silver, और देखिए सबसे नीचे है गोल्ड यानी कि गोल्ड। तो आप इस मेथड से भी इसको याद कर सकते हैं। देखिए ये ट्रिक बहुत लोग यूज करते हैं याद करने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज को। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड। ओके, इस तरह आप याद कर सकते हैं। लीस्ट रिएक्टिव नीचे वाला है, ऊपर वाला आपको देखने को मिलेगा मोस्ट रिएक्टिव, जो कि आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ओके, ये आपका मोस्ट रिएक्टिव है, तो ये आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है। मेटालाइट्स की हम बात करें तो मेटालाइट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ओके, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक जो होते हैं वो आपके मेटालाइट्स होते हैं। ओके, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। मेटालाइट्स की हम बात करें तो मेटालाइट्स जो होते हैं वो ना ही आपके कंप्लीटली मेटल्स की बनी होती है और ना ही कंप्लीटली नॉन मेटल्स, वो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मिली जुली होती है। तो मेटालाइट्स में कौन कौन आ जाएगा, आपका बोरोन आ जाएगा। ओके, बोरोन, सिलिकॉन आ जाएगा, जर्मेनियम आ जाएगा, आर्सेनिक आ जाएगा। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, मेटालॉइड्स में आ जाएगा। और एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो पर्पल कलर सॉल्यूशन होता है आयोडीन, जो कि नॉन मेटल होता है, वो अप्लाई किया जाता है एज एन एंटीबायोटिक वुंड के लिए। ओके, ये आप लोगों को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। आपके सीटेट के एग्जाम में बार बार यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि पर्पल कलर्ड, ओके, पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन जो कि आयोडीन का होता है, जो कि नॉन मेटल होता है। ओके, आयोडीन जो कि आपका नॉन मेटल होता है, ये वुंड पे अप्लाई किया जाता है एंटीबायोटिक के रूप में। ओके, आयोडीन, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पर्पल कलर सोल्यूशन होता है आयोडीन का, जो कि वुंड पे घाव पे लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एज एन एंटीबायोटिक, जो कि नॉन मेटल होता है। ओके, चलिए अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं उनको सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, जिसको आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है। ओके, देखिए जिंक से भी आपका क्वेश्चन बार बार बना है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप लोगों को देख लेना है कि जिंक किससे किससे रिएक्टिव है ज़्यादा और किससे कम रिएक्टिव है। ओके, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। मतलब कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को हटा सकता है, लेकिन जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव मेटल को नहीं हटा सकता। यही होता है आपके डिस्प्लेसमेंट की अभिक्रिया में, यानी विस्थापन की अभिक्रिया में। देखिए जो लास्ट पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दे रखा, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चलिए थोड़ा सा इसको देख लेंगे। यू शुड बी एबल टू गेस व्हाई मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, वाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स। यानी कि अब आप गैस कर सकते हैं कि क्यों मेटल्स का प्रयोग हम करते हैं मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स में। ओके,
देखिए कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉटल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स में भी आपका मेटल्स का प्रयोग किया जाता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का अगर आप उदाहरण लें तो जो बैकेलाइट वगैरह होते हैं जिनको आप पकड़ते हैं तो आपका हाथ नहीं जलता, राइट, तो कुकर वगैरह, तो वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा, तो ये सब आपके मेटल्स इसमें प्रयोग किए जाते हैं। यू आर आल्सो फैमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स। अगर हम नॉन मेटल्स का और थोड़ा सा देखें पॉइंट, तो नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सोल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वुंड एज एन एंटीसेप्टिक। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार बना है, जो अभी अभी हमने ऊपर समझाया कि पर्पल कलर सोल्यूशन जो कि आयोडीन होता है, नॉन मेटल होता है, अप्लाई किया जाता है वुंड पर एज एन एंटीबायोटिक। नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स, यानी पटाखों वगैरह में क्रैकर्स में नॉन मेटल्स का प्रयोग किया जाता है। सो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो अधातु होते हैं वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, जिससे सभी जो हम सजीव होते हैं वो श्वसन के समय अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं गैस। अधातु यानी नॉन मेटल्स जिनका उपयोग हम उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु करते हैं। अधातु यानी नॉन मेटल जिसका उपयोग हम जल के शुद्धिकरण में करते हैं। अधातु यानी नॉन मेटल्स जिसका बैगनी रंग का विलयन होता है, जो कि एंटीबायोटिक के रूप में आपके घावों पर लगाया जाता है, जो कि आयोडीन का सोल्यूशन होता है, नॉन मेटल्स होता है। पटाखों में भी प्रयुक्त होता है आपका नॉन मेटल्स। सो अब आप लोगों को ध्यान रखना। आई होप आप लोग नॉन मेटल और मेटल समझ गए होंगे। चलिए अब हम इस चैप्टर से बने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है ये चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर से आपका बार बार क्वेश्चन बना है हर सीटेट के एग्जाम में। हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जो कि अभी रिसेंटली जो आपका सीटेट का एग्जाम 21 जनवरी को हुआ, उसमें पूछा गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। ए दे रखा, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, यानी सामान्यतः हम कहें तो अधातु वाटर के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ये बात आपका बिल्कुल सही है। अभी अभी हमने ऊपर समझा रिएक्शन विथ वाटर में कि सामान्यतः नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। उनको हम कहें तो वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए हम उनको वाटर में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने फॉस्फोरस का समझा, जो कि बहुत रिएक्टिव है, हीट प्रोड्यूस कर देता है एयर के प्रेजेंस में, राइट, तो हम उसको वाटर में रखते हैं। तो सामान्यतः हम कहें तो नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। बी दे रखा, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। ये बात भी आपका बिल्कुल सही है कि जनरली हम कहें, सामान्यतः हम कहें तो एसिड के साथ भी जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते। हमने अभी ऊपर समझा था रिएक्शन विथ एसिड बेस में कि जनरली हम कहें तो नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, राइट। सो हमारा ये यहाँ पे दोनों सही है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे सही हो जाएगा। सामान्यतः अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, सामान्यतः अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। 2023 अगस्त में जो सीटेट का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव नहीं है। यानी कि यहाँ पे रिएक्शन दे रखा और इन रिएक्शन में से हमें बताना है कि कौन सा फेसिबल नहीं है, यानी कि संभव नहीं है। ओके, सो पहला हमारा दे रखा, चलिए इसको हम रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका दे रखा कॉपर और यहाँ पे दे रखा आपका अल्युमिनियम। तो देखिए जो अल्युमिनियम होता है ना, ये हमारा मोस्ट रिएक्टिव होता है कॉपर से, राइट। कॉपर हमारा अल्युमिनियम से कम रिएक्टिव होता है, तो अल्युमिनियम हमारा यहाँ पे कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे ये आपका सही है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये अभिक्रिया संभव है कि अल्युमिनियम जो है ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा। ओके, सेकेंड में दे रखा आपका Pb और Fe, यानी कि आयरन और लेड। ओके, तो अगर हम आयरन और लेड की बात करें तो आयरन हमारा लेड से ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे आपका अल्युमिनियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था तो कॉपर को रिप्लेस कर देता था। यहाँ पे आपका आयरन जो है ये लेड से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन इसको लेड को रिप्लेस कर देगा। ओके, सो सेकेंड वाला भी आपका सही है। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा अभिक्रिया। थर्ड ऑप्शन दे रखा जिंक और कैल्शियम। तो जब आप कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम आपका मोस्ट रिएक्टिव है, राइट, और जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको देखने को मिलेगा कि जो जिंक है हमारा और यह कैल्शियम है, तो कैल्शियम हमारा जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है।
तो इस कंडीशन में आपको अभिक्रिया जो है यहाँ पे जो आपको रिएक्शन है वो देखने को नहीं मिलेगी। जिंक जो है ये कैल्शियम को रिप्लेस नहीं करेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम जो है ये जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इस केस में जिंक इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पे आपको कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, राइट। तो थर्ड ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है कि कौन सी यहाँ पे अभिक्रियाओं में से कौन सा संभव नहीं है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ दे रखा मैग्नीशियम और जिंक। तो अगर हम मैग्नीशियम और जिंक की बात करें तो मैग्नीशियम हमारा जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम जिंक को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे आपका रिएक्शन होगा, राइट। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 करके दे रखा। रिएक्शन 1 दे रखा क्विक लाइम रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक्ड लाइम, यानी कि बिना बुझा चूना जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं, वो जब जल के साथ प्रतिक्रिया करके बुझा चूना यानी स्लैग, देखिए हिंदी में ये गलत टाइप हुआ है, स्लैक्ड लाइम उत्पन्न करता है। ये बात आपका बिल्कुल सही है कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO का जब वाटर के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पे आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा CaOH2, ओके, जिसको हम कहते हैं स्लैक्ड लाइम, ओके, स्लैक्ड लाइम बुझा चूना। तो ये बात आपका सही है। रिएक्शन 2 दे रखा स्लैक्ड लाइम रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस लाइमस्टोन, बुझा चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके चूना पत्थर उत्पन्न करता है, ये भी आपका सही है। हमें यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ R1 एंड R2। देखिए यहाँ पे दोनों ही आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब दो से मिलकर के एक बना सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। जैसे कि अगर हमने हमारा जो रिएक्शन 1 दे रखा तो CaO प्लस H2O फॉर्म हुआ यहाँ पे आपका CaOH2, तो यहाँ पे दो से मिल करके एक बना, ओके। तो इसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि दो से मिलकर के एक बना। और अगर हम डीकम्पोजिशन की बात करें, देखिए अगर हम डीकम्पोजिशन की बात करें जिसको हम हिंदी में वियोजन कहते हैं, तो अगर हम मैग्नीशियम रिबन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जो मैग्नीशियम रिबन हम जब जला रहे थे मैग्नीशियम का रिबन, तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन के साथ जब वो मिल करके एयर में ऑक्सीजन के साथ मिलके वहाँ पे वो रिएक्ट करता था, एस फॉर्म करता था, तो MgO वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बनता था। उसके बाद जब हम उसको वाटर के साथ जब प्रतिक्रिया कराते थे तो वहाँ पे फॉर्म होता था हमारा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि MgOH2, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ओके, MgOH2। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम ले लें तो मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसका हम अगर देखिए यहाँ पे ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम ले लें तो यहाँ पे एक से मिलकर के अगर हम दो करें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, राइट, मैग्नीशियम रिबन को जलाया ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो इस प्रक्रिया को हम अगर दो से मिलकर के एक, देखिए एक से मिलकर के दो बना, ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक से दो बन गया, MgO से दो बना दिया हमने, तो ये हमारा डीकम्पोजिशन है। बट जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें दो से मिल करके एक बनता है, पर यहाँ पे एक से मिल करके दो बना तो हो जाएगा डीकम्पोजिशन। तो हमने हमारा जो रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 दे रखा, तो रिएक्शन 1 में दे रखा कि क्विक लाइम रिएक्ट करता है वाटर के साथ और प्रोड्यूस कर देता है स्लैक्ड लाइम, तो यहाँ पे वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब दो क्विक लाइम और वाटर दोनों का रिएक्शन कराया गया, तब हमें प्राप्त हुआ बुझा चूना यानी स्लैक्ड लाइम। R2 में भी हमारा यही हुआ, स्लैक्ड लाइम रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड, यानी दोनों मिलकर के जब रिएक्ट किए, जब स्लैक्ड लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो एक यहाँ पे फॉर्म हुआ यानी लाइमस्टोन फॉर्म हुआ, तो इसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इस एक से दो फॉर्म होता तब हम कहते हैं कि वहाँ पे हमारा हो जाएगा डिकम्पोजिशन यानी कि वियोजन, ओके। सो यहाँ पे आपका दोनों ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि आपके सीटेड साइंस सितंबर 2016, 29 दिसंबर 2021, 28 जनवरी 2023 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, इन द अबव डेमोन्स्ट्रेटेड एक्टिविटी विच सब्सटेंस इज फॉर्म व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर। ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है। ये हमने अभी अपने ऊपर थ्योरी वाले पोर्शन में डिस्कस करा कि वहाँ पे हमारा फॉर्म होता है सल्फ्यूरस एसिड, राइट, वहाँ पे फॉर्म होता है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड यानी H2SO3,
ओके। H2SO3 बनाएगा वहाँ पे पानी मिलाने पर। तो सल्फ़र जो है हमारा वो नॉन मेटल होता है, एसिडिक है, इस वजह से वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे H2SO3 बनाएगा, यानी H2SO3 जिसको हम सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। देखिए ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा, सल्फ्यूरस एसिड होगा। ओके। फॉर अगर आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देखें, ऐसे अगर हम रिएक्शन यहाँ का देखें तो सल्फ़र का जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, देखिए सल्फ़र का जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमारा बनता है SO2। अब क्या करेंगे, SO2 का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा सल्फ्यूरस एसिड यानी कि H2SO3। ओके, H2SO3 यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। सो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि आपके सीटेड साइंस दिसंबर 2021 28 जनवरी 2023 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, गिव द रीजन। तांबा जस्ता को उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता है, कारण दीजिए। देखिए जो कॉपर है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसका हमें कारण बताना है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो जिंक जो है हमारा वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, राइट। तो इसलिए कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, यानी तांबा जो है वो जस्ता को उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारा तांबा है वो जिंक से बहुत ही लेस रिएक्टिव है, और जिंक से लेस रिएक्टिव होने के कारण वो जस्ता को उसके नमक के घोल से, यानी जिंक को उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता, राइट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द फॉलोइंग रीजन्स आर गिवन बाई क्लास 8 स्टूडेंट्स। क्लास 8 के स्टूडेंट्स ने फॉलोइंग रीजन्स दिया। पहला रीज़न दिया हमारा, कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन जिंक, यानी कॉपर जो है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये बात आपका गलत है। बी ऑप्शन है, कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक, यानी कॉपर जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है, ये बात आपका बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है, जिंक इज़ वन ऑफ द नोबल मेटल्स। देखिए अगर हम नोबल मेटल्स की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी बने हैं। जो हमारा गोल्ड होता है, सिल्वर होता है यानी Ag, और प्लेटिनम होता है यानी कि Pt। तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जो होता है हमारा, ये आपका नोबल मेटल है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो ये आपका गलत है कि जिंक इज़ वन ऑफ द नोबल मेटल। डी दे रखा, जिंक अपीयर्स बिलो कॉपर इन रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि जिंक जो है वो कॉपर के नीचे आता है, कॉपर से नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, ये बात गलत है। जिंक से नीचे आता है कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में। ओके, तो यहाँ पे सोल्यूशन में पड़ा जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू सिंगल मेटल, राइट। यहाँ पे हमने देखा कि जो सोल्यूशन में पड़ा मेटल है वो क्या है आपका, तो सोल्यूशन में जो पड़ा मेटल है वो है आपका जिंक, राइट। तो ये जिंक जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू सिंगल मेटल कॉपर, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा आपका कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है जिंक के बारे में, यानी कि जस्ता के बारे में एक खास बात ध्यान रखना है कि जो जिंक होता है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिंक एसिड और बेस दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि रिएक्शन करता है। ओके, एसिड और बेस दोनों के साथ जिंक रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस और साल्ट प्रोड्यूस कर देता है। ओके, जनरली अगर हम कहें तो जनरली मेटल जो है वो बेस के साथ इजीली रिएक्शन नहीं करते, राइट। जनरली हम कहें तो मेटल यानी कि धातु बेस के साथ इजीली रिएक्शन नहीं करते, बट जिंक के कंडीशन में ऐसा होता है कि जिंक एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट प्रोड्यूस कर देता है। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा सही था, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही था, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, राइट। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ओनली बी,
ओके, देखिए आपको यहाँ पे दे रखा कि जिंक जो है वो कॉपर के नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। नहीं, जिंक जो है ना वो अल्मुनियम के नीचे आता है। ओके, अल्मुनियम के नीचे जिंक आता है, जिंक के नीचे आयरन आता है, उसके बाद टिन आता है, उसके नीचे लेड आता है और लेड के नीचे आपको कॉपर देखने को मिलेगा। राइट, सो ये ऑप्शन आपका गलत है। बी ऑप्शन हमारा बस ओनली बी सही है। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओनली बी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा जो कि आपके सीटेड साइंस 6 जनवरी 2022 में बना और 21 जनवरी 2022 में भी बना। क्वेश्चन है मेटल एक्स डिस्प्लेसेस वाई एंड मेटल जेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशंस। यानी कि जो हमारा मेटल एक्स है वो डिस्प्लेस कर दे रहा है वाई और जेड को उनके रिस्पेक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन से। इट मीन्स जो हमारा मेटल एक्स है ये ज़्यादा रिएक्टिव है वाई और जेड से। राइट, तभी ये क्या कर रहा है, वाई जेड को निकाल दे रहा है। राइट, एक्स जो है वो वाई और जेड को निकाल दे रहा है। अब यहाँ पे दे रखा मेटल वाई डिस्प्लेसेस मेटल डब्ल्यू, यानी कि जो हमारा मेटल वाई है वो भी डब्ल्यू को रिप्लेस कर दे रहा है यानी डिस्प्लेस कर दे रहा है। यानी कि जो हमारा वाई है ये डब्ल्यू से ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी वो क्या कर रहा है, डब्ल्यू को डिस्प्लेस कर दे रहा है उनके सॉल्ट सोल्यूशन से। बट आगे दे रखा बट जेड डज नॉट डिस्प्लेस डब्ल्यू फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। यानी कि जो हमारा जेड है ना, ये जो हमारा जेड है ये डब्ल्यू को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। इट मीन्स जो डब्ल्यू है वो जेड से ज़्यादा रिएक्टिव है। राइट, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो जेड है ये सबसे कम रिएक्टिव है। राइट, और एक्स जो है हमारा ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए द मोस्ट एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स पूछा, यानी रिएक्शन मेटल्स रिस्पेक्टिवली आर। देखिए धातु एक्स, धातु वाई तथा धातु जेड को क्रमशः उनके लौड़ी विलयनों से विस्थापित करती है। धातु वाई तथा धातु डब्ल्यू को उसके लौड़े विलयन से विस्थापित करती है। ओके, धातु वाई धातु डब्ल्यू को उसके लौड़े विलयन से विस्थापित करती है, किंतु जेड धातु डब्ल्यू को उसके लौड़े विलयन से विस्थापित नहीं करती। यानी कि जो डब्ल्यू है वो जेड से ज़्यादा रिएक्टिव है। वाई तो डब्ल्यू को डिस्प्लेस कर दे रहा है लेकिन जेड डब्ल्यू को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स जो डब्ल्यू है वो वाई से कम रिएक्टिव है लेकिन जेड से ज़्यादा रिएक्टिव है। सर्वाधिक तथा न्यूनतम अभिक्रियाशील धातुएं, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जो एक्स था वो ज़्यादा रिएक्टिव था। राइट, तभी क्या कर रहा था, वाई और जेड को डिस्प्लेस कर दे रहा था यानी कि निकाल दे रहा था। वाई जो था वो डब्ल्यू से ज़्यादा रिएक्टिव था लेकिन जो डब्ल्यू था वो जेड से ज़्यादा रिएक्टिव था। राइट, तो जेड जो है हमारा वो सबसे कम रिएक्टिव था और एक्स जो था वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था। यही पूछा है आपका, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 8 जनवरी और 12 जनवरी 2022 के शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन है एन एलिमेंट्स एक्स इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, it bonds in oxygen to produce a gas which dissolves in water and the solution turns blue litmus paper red। देखिए एक तो एलिमेंट जो एक्स है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स वो नॉन मेटल होगा। इट बॉन्ड्स इन ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस अ गैस विच डिजॉल्व्स इन वाटर एंड द सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। यानी कि ब्लू लिटमस पेपर रेड एसिडिक, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, इट मीन्स एसिडिक है, नॉन मेटल है। राइट, द एलिमेंट एक्स। चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। पहला दे रखा कार्बन, दूसरा दे रखा नाइट्रोजन, थर्ड मैग्नीशियम और फोर्थ सल्फर। देखिए हमने मैग्नीशियम तो पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन जो हम जला रहे थे जो कि बेसिक इन नेचर था यानी कि क्षारीय था। राइट, मैग्नीशियम रिबन जला रहे थे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था, उसमें हम वाटर के साथ अभिक्रिया करा रहे थे तो MgOH2 फॉर्म हो रहा था। राइट, सो जो सल्फर है हमारा, तो सल्फर की हम बात करें तो ये आपका ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा यानी कि एसिडिक। ओके, नॉन मेटल है, एसिडिक है और यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है, तो सल्फ्यूरस एसिड की बात करी जा रही है। देखिए यहाँ पे दे रखा कि ऑक्सीजन में जलकर एक गैस उत्पन्न करता है जो जल में घुलनशील है। किसकी बात हो रही है, तो सल्फ्यूरस एसिड की बात हो रही है। यह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, सल्फर। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 10 जनवरी 2022 में बना और 23 जनवरी 2023 में बना। क्वेश्चन है मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। यानी कि जो मेटल ए है
ये डिस्प्लेस कर दे रहा है मेटल बी को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। इट मीन्स मेटल ए बी से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल सी। लेकिन जो हमारा मेटल ए है ये मेटल सी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स सी इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन मेटल बी डिस्प्लेसेस मेटल डी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जो मेटल बी है ये डी को डिस्प्लेस कर दे रहा है। इट मीन्स ये डी से ज़्यादा रिएक्टिव है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। देखिए बहुत ईजी है, मेटल ए जो है वो डिस्प्लेस कर दे रहा है मेटल बी को। इट मीन्स जो बी है उससे ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल ए, ओके। उसके बाद से बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल सी, यानी कि ये सी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, राइट। सी को यहाँ पे ये डिस्प्लेस नहीं कर रहा। इट मीन्स जो हमारा सी है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ओके। तो सी हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे आपको सी है जो वो आगे रहेगा, क्योंकि सी हमारा ए से भी रिएक्टिव है, ओके। सी हमारा ए से भी रिएक्टिव है, तभी जो ए है वो सी को रिमूव नहीं कर पा रहा, डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। मेटल बी डिस्प्लेसेस मेटल डी। जो मेटल बी है वो डिस्प्लेस कर दे रहा है मेटल डी को। इट मीन्स बी है जो वो ज़्यादा रिएक्टिव है डी से। तो चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन में ए ज़्यादा रिएक्टिव दे रखा, देखिए ऐसे ही आप सी से पहुंच जाएंगे। इन दोनों में सी आगे नहीं है तो पहला और दूसरा हमारा ऐसे ही हट जाएगा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड दे रखा और फोर्थ दे रखा, तो सबसे आगे हमारा सी है, उसके बाद ए है, उसके बाद बी है और उसके बाद डी है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो थर्ड ऑप्शन है कि सी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद ए ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद बी और उसके बाद से डी, ओके। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 12 जनवरी और 28 जनवरी 2023 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन दे रखा सोडियम इज स्टोर्ड इन वाटर। देखिए ये जो आपका 28 जनवरी 2023 में पूछा गया तो वहाँ पूछा गया था सोडियम इज स्टोर्ड इन ग्लिसरीन, वो भी आपका गलत था। यहाँ दे रखा सोडियम इज स्टोर्ड इन वाटर, ये भी आपका गलत है। देखिए हमने अभी ऊपर थ्योरी पोर्शन में पढ़ा था कि जो सोडियम है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हम उसको केरोसिन में रखते हैं, राइट। तो हमारा असर्शन तो गलत है। रीजन दे रखा सोडियम रिएक्ट्स विग्रोसली विथ ऑक्सीजन। देखिए ये बात आपका सही है कि जो सोडियम है वो बहुत तेजी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो रीजन तो सही है बट असर्शन गलत है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ए इज ट्रू बट ए इज फॉल्स और इज ट्रू, ओके। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर कि हमारा ए गलत है और आर सही है, यानी कि हमारा ए जो दे रखा सोडियम इज स्टोर्ड इन वाटर ये गलत है और रीजन दे रखा सोडियम रिएक्ट्स विग्रोसली विथ ऑक्सीजन ये सही है। देखिए हम बात करें अगर सोडियम की तो सोडियम का और फास्फोरस का ये मोस्ट रिपीटेड है। कई शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, कहीं मैच द फॉलोइंग दे दिया है तो कहीं ऐसे असर्शन रीजन कहीं स्टेटमेंट के माध्यम से पूछा है। तो फास्फोरस और सोडियम यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि आपके सीटेड साइंस 4 जनवरी 2022 में बना और 23 जनवरी 2023 के शिफ्ट में बना। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। सब्सटेंस दे रखा और मोड ऑफ स्टोरेज इन लैब दे रखा कि हम इन सब्सटेंस को लैब में किस में स्टोर करके रखते हैं, ओके। ए दे रखा हमारा इन कैरोसिन। देखिए अगर हम इन कैरोसिन की बात करें तो कैरोसिन में हम सोडियम को रखते हैं कैप्ट करके, राइट। सोडियम जो कि बहुत जल्दी आपका ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। हम कहें तो सोडियम बहुत जल्दी ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, इसी वजह से हम उसको कैरोसिन के तेल में कैप्ट करके रखते हैं। और सोडियम जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको हम चाकू से भी काट सकते हैं, राइट। बी दे रखा हमारा इन ग्लास बॉटल। तो देखिए ग्लास बॉटल में हम मरकरी को रखते हैं, राइट। मरकरी जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, मरकरी को हम ग्लास बॉटल में रखते हैं, राइट। बात करें सी अंडर वाटर की तो यहाँ पे फास्फोरस की बात की जा रही है। फास्फोरस जो कि आपका नॉन मेटल है, एयर के साथ रिएक्शन कर जाता है, इसलिए हम उसको वाटर में कैप्ट करके रखते हैं, राइट। तो सी तो हमारा फास्फोरस होगा। डी दे रखा है इन प्लास्टिक बॉटल। चलिए ऑप्शन पहले चेक करेंगे। देखिए ए हमारा था सोडियम, तो पहला और तीसरे ऑप्शन में ए में सोडियम दे रखा, तो दूसरा और चौथा हम ऐसे हटा देंगे। बी हमने देखा था कि बी हमारा था मरकरी, राइट। तो बी हमारा था मरकरी और ये एकमात्र आपके थर्ड ऑप्शन में दे रखा बी हमारा मरकरी, तो ये हमारा पहला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देखिए सी दे रखा फास्फोरस और डी दे रखा सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स।
तो देखिए जो हमारा ए था सोडियम, जिसको हम केरोसिन में रखते थे, मरकरी जो कि आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए मरकरी जो कि ग्लास बॉटल में आप रखते हैं, और सी दे रखा फॉस्फोरस अंडर वाटर, और डी है हमारा इन प्लास्टिक बॉटल। तो प्लास्टिक बॉटल में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स को रख सकते हैं, राइट। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए जो ब्रोमीन होता है ना, ब्रोमीन भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि ब्रोमीन हमारा नॉन मेटल है, ओके, और लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ब्रोमीन भी। ओके, मरकरी हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और ब्रोमीन भी हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ओके, और सोडियम का ध्यान रखना है, सोडियम सॉफ्ट होता है। और मेटल में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो मेटल है हमारा वो डक्टाइल होता है, जैसे आपका गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपके सीटेड साइंस दिसंबर 2021 में पूछा गया। अ पीस ऑफ कॉपर इज पुट इन अ टेस्ट ट्यूब कॉन्टेनिंग HCl, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। देखिए अभी हमने ऊपर समझा कि जो मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट वहाँ पर बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन कॉपर की बात करें तो कॉपर कम रिएक्टिव है, राइट। कॉपर इज लेस रिएक्टिव, राइट। तो हाइड्रोजन से भी नीचे है कॉपर, तो वो बहुत ही कम रिएक्टिव है, इसलिए वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो कॉपर है ना वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि वो हाइड्रोजन से भी नीचे हैं, वो कम रिएक्टिव है कॉपर। ओके, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा कि नो रिएक्शन टेक प्लेस। यहाँ पे देखिए बात की जा रही है कि पुट इन अ टेस्ट ट्यूब कॉन्टेनिंग HCl। देखिए हमने अपने अभी ऊपर थ्योरी पोर्शन में जो कि NCERT में एज ए एक्सेप्शन दे रखा, हमने पढ़ा है ऊपर कि जो कॉपर होता है वो गर्म H2SO4, या फिर ऐसे भी हम कहें सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4 जो होता है हमारा, तो कॉपर जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन कर जाता है। ओके, गरम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, मेनली जनरली कहें तो गरम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉपर जो है वो रिएक्शन कर जाता है, लेकिन HCl के साथ रिएक्शन नहीं करते कॉपर। ओके, सो हमने अभी देखा था कि ऊपर अभी थ्योरी पोर्शन में भी डिस्कस करा। और बात करें अगर हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं, ओके, हाइड्रोजन से अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था, तो हाइड्रोजन से ऊपर आपको जितने भी मेटल्स मिलेंगे वे रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड से। ओके, और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं वहाँ पे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वे रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड से, और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस वहाँ पे प्रोड्यूस कर देते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं आपके लेड, टीन, आयरन, जिंक, अल्मोनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, ओके, तो वो सारे के सारे डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे देते हैं। बट हाइड्रोजन से नीचे जो है कॉपर हो गए। ओके, तो कॉपर की बात हम करें तो वो बहुत कम रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से नीचे है, कम रिएक्टिव है, इसलिए वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो यहाँ पे आपका नो रिएक्शन टेक प्लेस होगा, ये ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, नो रिएक्शन टेक प्लेस। ओके, सो चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि आपके सीटेड साइंस 4 फरवरी 2023 में पूछा गया। कॉन्सिडर द टू स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। S1 और S2 नीचे दे रखा, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। स्टेटमेंट 1 दे रखा, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। देखिए ऑलवेज से ही गलत हो जा रहा है, हम ऑलवेज नहीं कह सकते कि हमेशा मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर यानी क्षारीय प्रकृति के होंगे, ऑलवेज नहीं कह सकते। कंडीशन में, कुछ कंडीशन में होते हैं लेकिन कुछ कंडीशन में नहीं भी हो सकते, राइट। तो हम ऑलवेज नहीं कह सकते। मेटल का एक्सेप्शन भी हमने देखा था, मेटल में गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। ओके, सो ये तो हमारा गलत है, S1 तो हमारा गलत है। S2 दे रखा, बीइंग इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर मेटल्स रेडली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। देखिए ये बात इलेक्ट्रोनिगेटिव की वजह से गलत है, यहाँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर मेटल्स रेडली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये बात भी आपका गलत है। सो आपका दोनों गलत हो जाएगा यहाँ पे कि S1 और S2 हमारा दोनों गलत है। ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे आपका दे रखा S1 इज करेक्ट बट S2 इज, देखिए फोर्थ ऑप्शन आपका दे रखा बोथ S1 एंड S2 आर इनकरेक्ट, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, S1 और S2 दोनों ही हमारा गलत है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने नहीं पुट करा है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और जो हमने थ्योरी में कवर कर लिया वही चीज़ वहाँ पे पूछा गया है। सो अगर आपने थ्योरी देखा है अच्छे से, ऊपर जो हमने डिस्कस किया थ्योरी वाला, तो आप कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। जो मोस्ट रिपीटेड ये सारे क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस उसको कई तरह से रिपीट कर करके पूछे गए हैं, ऊपर नीचे करके। मैच द फॉलोइंग नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, यानी कि एक नॉन मेटल है जो कि 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे बात हो रही है हमारी कार्बन की, जो कि फॉर्म
आपको शो कर देगा वहाँ पे एलोट्रॉपिज्म। ओके, एलोट्रॉपिज्म होता है प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट, जो कि एलिमेंट जिसमें एग्जिस्ट करते हैं दो डिफरेंट फॉर्म में, मतलब कि दो डिफरेंट फॉर्म में एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं इन द सेम फिजिकल स्टेट, तो उसको और उसके बाद से वो फॉर्म कर देते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ एलिमेंट्स। डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें तो वो दो एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। ओके, तो एक तो हमारा कार्बन होगा। बी दे रखा अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अभी हमने ऊपर भी डिस्कस करा। ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन जो कि नॉन मेटल होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ओके, तो ब्रोमीन होगा यहाँ पे, बी हमारा ब्रोमीन हो जाएगा। सी दे रखा अ मेटल विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास एंड ब्रोंज। तो ब्रास एंड ब्रोंज की बात करें तो ये आपका होगा कॉपर। ओके, ब्रास एंड ब्रोंज की बात करें तो एक मेटल जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास एंड ब्रोंज है तो वो आपका कॉपर होगा। अ नॉन मेटल यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, तो ये सीधी सी बात है कि क्लोरीन होगा। ओके, ई दे रखा हमारा अ मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो यहाँ आपका जिंक होगा। राइट, देखिए चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए, एक अधातु जो दो रूपों में पाई जाती है तो ये होगा कार्बन। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव है वो होगा आपका ब्रोमीन। एक अधातु जो पीतल तथा कांसे का घटक है ये होगा आपका, देखिए एक अधातु जो पीतल तथा कांसे का घटक है ये होगा आपका कॉपर। ओके, और यहाँ पे डी दे रखा एक अधातु जो जल को रोगाणु मुक्त करने में प्रयुक्त होती है ये होगा आपका क्लोरीन। और लास्ट जो दे रखा ए मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि एक धातु जो कि आपका विद्युत लेपन में प्रयुक्त होती है तो वो होगा आपका जिंक। ओके, चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए ऑप्शन था हमारा, हमने वहाँ पे देखा था हमारे ए का होगा थर्ड। राइट, ए का हमारे थर्ड था, यानी कि देखिए ए का हमारा तीसरा था यानी कि कार्बन। राइट, तो पहले हम देखेंगे ए का तीसरा था। ओके, एक मिनट, ए का हमारे तीसरा था, बी का हमारा चौथा था। ओके, और सी का हमारा पांचवा था। चलिए ए का तीसरा देखेंगे। देखिए ए का तीसरा किस किस ऑप्शन में दे रखा, तो मात्र पहले ऑप्शन में दे रखा और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा। ओके, बी का हमने देखा था चौथा, तो बी का देखिए पहले ऑप्शन में भी आपका बी का चौथा नहीं दिया है, आप इसी से अपने आंसर पे पहुंच जाओगे। बी का देखिए फोर्थ ऑप्शन में दे रखा चौथा, बी का फोर्थ, सी का फिफ्थ, डी का फर्स्ट और ई का सेकेंड। ओके, चलिए देखिए सी का फिफ्थ, देखिए सी का फिफ्थ यानी कि अ मेटल विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास एंड ब्रोंज। ओके, अ नॉन मेटल यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, डी का फर्स्ट और ई का हमारा सेकेंड। ओके, डी का फर्स्ट और ई का सेकेंड, देखिए डी का फर्स्ट और ई का सेकेंड, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये था हमारा पूरा मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर। देखिए आप लोगों को यहाँ पे सब मेटल की प्रॉपर्टी याद रखनी है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी याद रखनी है। नॉवल मेटल जो कि ईजिली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे नॉवल मेटल, तो देखिए जो आपके सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम है वो है आपके नॉवल मेटल, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बने हैं, वो आप लोगों को ध्यान रखना। ओके, और आप लोगों को जो भी आपके एनसीईआरटी में जो हमने एक्सेप्शन में पढ़ा वो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना और रिएक्शन याद रखना है। ओके, सो और आपको रिएक्टिविटी सीरीज जरूर याद रखना है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।